अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक तवारुस और तगय्युर, हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। जमात नौम के लिए, स्टैंडर्ड 9th के लिए, मज़मून है हमारा साइंस। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। बच्चों, स्कूल का तो आपका बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आपको याद होगा के पहले वाले जो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो थे, उसमें हमने हेरिडिटी के बारे में मालूमात हासिल की। एक क्विक रिवीजन लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। फिर वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियत के आइंदा नस्ल में मुंतकिल होने के अमल को जो है तवारुस या हेरिडिटी कहते हैं। इसलिए कुत्ते के बच्चे जो है कुत्ते के जैसे, कबूतर के बच्चे कबूतर जैसे, और इंसान की औलाद जो है वो इंसान जैसी होती है। ये हमने देखे थे कब? पहले वीडियो में, कि तवारुस या हेरिडिटी किससे कहते हैं। अब देखते हैं क्रोमोसोम या लोनिये। ये भी हमने देखे थे कि जानदारों के खुलिये के मरकज़े में तवारुसी खुसूसियत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ले जाने वाला जुज़ जो है क्रोमोसोम है। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये DNA से मिलकर बने हुए होते हैं। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो खुलिये की तकसीम के दौरान खुर्दबीन के ज़रिए वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। फिर हमने क्रोमोसोम्स की इसमें देखे थे कि क्रोमोसोम की 4 किस्में होती हैं, और ये है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। इसके बारे में तफसील से मालूमात आपको पहले वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद हमने देखी कि DNA क्या है। हमने देखे कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो DNA से बनते हैं, और DNA जो होते हैं ये एक तरह के एसिड्स, हम इसको कह सकते हैं। और इसकी दरियाफ्त जो है स्विट्ज़रलैंड के माहिर हयाती कीमिया फ्रेडरिक मिशन ने सन 1869 में खून के जो वाइट सेल्स है उसके मुताले के दौरान उन्होंने इस एसिड को दरियाफ्त किया। लेकिन उस वक्त उनको ये पता नहीं था कि ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी तवारुसी खुसूसियात को मुंतकिल करने का काम भी करते हैं। उनको उस वक्त सिर्फ ये पता चला कि ये जो है एक न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि DNA का फुल फॉर्म है ना डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हमने जीन के बारे में देखे कि स्टार्ट में भी देखे वीडियो की मैंने आपको बताई थी जेनेटिक्स, है ना, कि जेनेटिक्स जो है वो एक शाख है साइंस की। तो इसमें जो है जीन्स का मुताला किया जाता है, और एक ही हर क्रोमोसोम में एक ही DNA के सालमे से बनता है, और इस DNA के सालमे के हिस्से को ही जीन्स कहते हैं। और इसके बारे में भी हमने दूसरे वीडियो में डिटेल में मालूमात हासिल की है। आज इससे आगे देखेंगे, आज हम देखेंगे RNA के बारे में।
आरएनए जो होते हैं वो होते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होते हैं ये खुलिये में पाए जाने वाला दूसरा सबसे अहम एसिड है। राइबोज शुगर, फॉस्फेट के सालमात और गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरासिल, इन 4 नाइट्रोजनी मादों से जो है ये बनता है। देखिए कौन कौन से नाइट्रोजनी मादे बताए गए हैं शक्ल में। देखिए साइड में क्या होती है, जो एक पट्टी जैसी होती है, हमने डीएनए में भी देखे थे ना, साइड में 2 पट्टियां होती है, इसमें सिर्फ एक ही पट्टी होती है लहर वाली, वो भी लहरेदार। और ये जो होती है हेलिक्स ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, राइबोज शुगर और फॉस्फेट से जो है ये साइड की पट्टी बनती है और इस पे जुड़े हुए होते हैं नाइट्रोजनी मादे। कौन कौन से हैं? साइटोसाइन, गुआनाइन, एडेनाइन और यूरेसिल। इसको सी, जी, ए और यू से जाहिर किया जाता है। राइबोज शक्कर, फॉस्फेट का साल्मा और एक नाइट्रोजनी मादे का साल्मा मिलकर न्यूक्लिक एसिड की जंजीर की एक कड़ी यानी न्यूक्लियोटाइड बनती है। ठीक है, ये एक कड़ी बन गई। आप नीचे आरएनए और डीएनए की तस्वीर देखिए। डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है। सिर्फ एक आप ऐसी लहरेदार सीढ़ी देख रहे हो और पट्टी देख रहे हो और उसके ऊपर जो है ये सब जुड़े हुए हैं चारों नाइट्रोजनी मादे, और ऐसी कई जो है कड़ियां जुड़कर आरएनए का बड़ा साल्मा तैयार होता है। सो व्हाट इज RNA? Ribose nucleic acid, a type of nucleic acid. R is equal to ribose. Ribose is a type of sugar. ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है ना, इसमें सिंगल एक ही स्ट्रैंड होता है। कैन बी फाउंड इन इनसाइड और आउटसाइड द न्यूक्लियस, मरकजे में भी होते हैं, मरकजे के बाहर भी हो सकते हैं। और मेड ऑफ मोनोमर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, मोनोमर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स के जरिए बने होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और हर न्यूक्लियोटाइड में शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। एंड व्हाट आर नाइट्रोजनस बेसेस? एडेनाइन देखिए जिसको ग्रीन में बताया गया है, गुआनाइन पिंक में, यूरेसिल को पर्पल कलर में और साइटोसाइन को येलो कलर में, और ये एक के बाद एक तरतीब से इस पर जुड़े हुए होते हैं। इनके हाल की बिना पर ये 3 किस्म के होते हैं। पहला होता है आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, दूसरा मैसेंजर आरएनए, तीसरा ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं। चलिए अब इसके बारे में एक एक करके मालूमात हासिल करेंगे। राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए, ये जो होते हैं ये आरएनए के साल्मे में एक जो राइबोज होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की तालीफ का फेल अंजाम देते हैं। राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। तस्वीर में आप नीचे देख सकते हैं स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट है, और उसमें जो है राइबोसोम्स जो है वो जुड़े हुए होते हैं और इसी को राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए कहते हैं। उसके बाद मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर बना है मैसेज से, है ना, मैसेज पहुंचाना, इत्तला देना, पैगाम पहुंचाना, तो उसका नाम मैसेंजर आरएनए क्यों है? क्योंकि ये भी पैगाम पहुंचाने का काम करता है। खुलिये के मरकज़ में मौजूद जीन में यानी डीएनए की जंजीर पर पाए जाने वाले प्रोटीन की तैयारी से मुतालिक इत्तला प्रोटीन तैयार करने वाले राइबोसोम तक ले जाने वाला मैसेंजर सालमात होते हैं ये, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये क्या करते हैं, जो खुलिये के मरकज़े में जीन है यानी जो डीएनए की जंजीर पे जीन पाए जाते हैं ना, वहाँ पे प्रोटीन की तैयारी के ताल्लुक से वो जो इंफॉर्मेशन है वो राइबोसोम तक ले जाते हैं। इसको लिए इसको मैसेंजर आरएनए यानी पैगाम पहुंचाने वाला आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए पर हासिल इत्तला के मुताबिक अमीनो एसिड के सालमात राइबोसोम तक लाने वाले आरएनए के सालमात। अभी वो जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करता है, वो सिर्फ राइबोसोम तक मालूमात पहुंचा देता है, लेकिन अब इत्तला के मुताबिक जैसे एमआरएनए से जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक अमीनो एसिड के सालमात जो है वो राइबोसोम तक लाने का काम करते हैं ट्रांसफर आरएनए। इसके लिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहा गया। ट्रांसफर करना यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना किसी चीज को। तो ये क्या करते हैं,
یہ امینو ایسڈ کے سالمات کو رائبوسوم تک لانے کا کام کرتے ہیں، ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں یہ، اس کے لیے اس کو ٹرانسفر آر این اے کہتے ہیں۔ نیچے تصویر میں دیکھیے، اوپر امینو ایسڈس کی زنجیر دی ہوئی ہے، گروئنگ پیپٹائڈ چین، اور نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایم آر این اے، اور اس کے درمیان میں ہے جو ٹیڑھے میڑھے سے 3 کلر کے، وہ ہے ٹی آر این اے، ٹھیک ہے، ٹرانسفر آر این اے۔ وہ ایک طرف ایم آر این اے سے جڑے ہیں اور اوپر جو ہے رائبوسوم سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ڈفرنس بٹوین ڈی این اے اینڈ آر این اے، اب کنفیوز ہوتے ہیں بچے کہ ڈی این اے کیا ہے، آر این اے کیا ہے، کیونکہ ایک جیسا ہی نظر آ رہی ہے نا، اجزا بھی بہت سارے ملتے جلتے ہیں۔ تو ڈی این اے جو ہوتا ہے اس کا فل فارم ہے ڈی آکسی رائبوز نیوکلک ایسڈ، آر این اے رائبوز نیوکلک ایسڈ۔ ڈی این اے میں ڈبل ہیلکس شوگر فاسفیٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ نا 2 اس کے سائڈ کے کنارے ہوتے ہیں، اور یہ پیچیدہ گھومی ہوئی ہوتی ہے سیڑھی کی طرح ڈی این اے کا اسٹرکچر، جبکہ آر این اے میں صرف سنگل ہیلکس ہوتا ہے، ایک ہی لہرے دار پٹی ہوتی ہے، اور اس پر نائٹروجنی مادے دونوں میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن آر این اے میں سائٹوسائن، گوانائن، ایڈینائن کے ساتھ یوریسل ہوتا ہے، جبکہ ڈی این اے میں یوریسل کی بجائے تھائمائن ہوتا ہے، سائٹوسائن، گوانائن، ایڈینائن اور تھائمائن ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، باقی بیس پیر دونوں کا سیم ہے، دونوں میں نائٹروجنی مادے ہوتے ہیں، دونوں میں جو پٹیاں ہوتی ہے وہ شوگر اور فاسفیٹ کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی تخمریزی۔ سن 1990 میں دنیا بھر کے ماہر جنینیات نے ایک ساتھ انسانی جین کے متعلق منصوبے پر کام کرنا شروع کیا تھا۔ کس نے شروع کیا تھا؟ ماہر جنینیات، یعنی جو جینیٹکس کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ وہ انسان کی جینز پہ کام کریں گے۔ جون 2000 میں یہ ان منصوبہ کنندگان اور سیلیریا جینومکس کارپوریشن، دیکھیں نیچے سیلیریا جینومکس کارپوریشن کا آفس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ امریکہ کی خانگی صنعت ہے، یعنی ایک پرائیویٹ انڈسٹری ہے امریکہ کی۔ انہوں نے متحدہ طور پر انسانی جین میں موجود ڈی این اے کی مکمل ترتیب اور خاکے کی تلاش کا اعلان کیا، اور اس منصوبے کے ذریعے حاصل معلومات کی بنا پر سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسانی جین کی تعداد تقریباً 20,000 سے 30,000 تک ہوتی ہے۔ اتنے زیادہ جینز جو ہے وہ انسان میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے کئی خوردبینی جانداروں میں جین کی ترتیب معلوم کی۔ جینوم کی تحقیق کی وجہ سے امراض کے جین دریافت کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے ہیومن جینوم پروجیکٹ اس کو کہا گیا، اور یہ جو جینوم ہے جب اس کی تحقیق ہوئی تو اس کی وجہ سے جو مختلف بیماریاں ہیں اس کے جینز جو ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں، تو جو امراض کے جین کو دریافت کیے جانے میں آسانی ہوئی، اور جب امراض کے جین معلوم پڑ جاتے ہیں تو پھر اس مرض کے مطابق فوراً سے پیشنٹ کو دوا دے کر اس کا صحیح سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آج کل کوئی بھی شخص بیمار ہوتا ہے تو پہلے اس بیماری کے جین جو ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے، اور پھر اس جینز کے مطابق مرض کو دور کرنے کے لیے دوائیں وغیرہ دی جاتی ہیں۔ اب دیکھ توارث سے متعلق مینڈل کے نظریات۔ مینڈل ایک سائنسداں ہیں، آگے ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان کے نظریات توارث سے متعلق، ہیریڈیٹری سے متعلق ہے۔ ماں باپ سے اولاد میں مساوی تناسب میں جین داخل ہوتے ہیں، ہے نا، یہ ہمیں پتا ہے۔ اس پر خصوصیات کے توارث کا نظریے کا انحصار ہے۔ توارث میں ماں باپ کی خصوصیات کا مساوی حصہ ہو تو اولاد میں کون سی خصوصیات نظر آتی ہے؟ یہ مینڈل نے اس تعلق سے تحقیق کی اور توارث کے لیے ذمہ دار اہم نظریات پیش کیے، یعنی کون کون سی خصوصیات جو ہے وہ ماں باپ سے بچوں میں منتقل ہوگی، تو پھر کیا جو ہے ان کے اندر یکسانیت ہو سکتی ہے، کیا فرق ہو سکتے ہیں، وہ انہوں نے مٹر کے پودے پر، مٹر کا جو پودا ہے وہ لیا اور اس کے پودے پر انہوں نے یہ تجربات کیے۔ تقریباً 1 صدی قبل کیے گئے تجربات تعجب خیز ہیں۔ مینڈل کے تجربات مٹر کے پودے پر نظر آنے والی خصوصیت کے بنا پر تھے، اور یہ خصوصیت کچھ اس طرح ہے: بیج کی شکل، بیج کا رنگ، پھول کا رنگ، پھلی کی شکل، پھلی کا رنگ، پھول کا مقام اور تنے کی اونچائی۔ بیج کی شکل دیکھیے اب کیسی ہے، گول، یہ غالب خصوصیات ہے، اور مغلوب دونوں خصوصیات بتائی گئی ہے۔
बीज का रंग में जर्द गालिब है और मगलूब सब्ज है। फूल का रंग में गालिब जामनी है, मगलूब सफ़ेद है। फली की शक्ल में गालिब जो है पूरी भरी हुई फली और चपटी जो है मगलूब है। फली का रंग में सब्ज जो है वो गालिब है, येलो जो है मगलूब है। फूल के मकाम में बगली और रासी फूल होते हैं और तने की ऊंचाई में गालिब जो है वो ऊंचाई है और मगलूब जो है वो बोना तना है। तो मटर के पौधे के साथ मुखालिफ नजर आने वाली खुसूसियात ये है। इसके में आगे पढ़ने से पहले एक बार ग्रेगर जोहान मेंडल जिन्होंने ये तजुर्बा किया था मटर के पौधे पर, इनके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल जो है वो 20 जुलाई सन 1822 को पैदा हुए और 6 जनवरी सन 1884 को इन्होंने वफात पाई। ग्रेगर जोहान मेंडल ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान थे। उन्होंने मटर के पौधे पर तजुर्बात करके इसमें मौजूद कुछ खुसूसियात के तवारुस का मुताला किया। मेंडल ने बताया कि इन खुसूसियात के तवारुस में कुछ नज़रियात की पाबंदी की जाती है। ये नज़रियात आगे उसके नाम से ही मशहूर हो गए, इसके लिए उसको मेंडल के नज़रियात कहते हैं। मेंडल के जरिए किए गए काम की अहमियत को जानने तक 20वीं सदी जो है आ गई थी। इन नज़रियात की दोबारा जांच के बाद आज यही नज़रियात जदीद जेनेटिक्स साइंस, मॉडर्न जेनेटिक्स साइंस जो है, जो कि बायोलॉजी की एक शाख है, उसकी बुनियाद जो है ये मानी गई। इंसान में कुछ गालिब और मगलूब खुसूसियत, जिस तरह से मटर के पौधे में हमने कुछ गालिब और मगलूब खुसूसियत देखे। गालिब खुसूसियत वो है जो हमें कॉमन हर किसी में नजर आती है। मगलूब जो होती है वो गालिब खुसूसियत की वजह से दब जाती है, लेकिन किसी किसी में ये मगलूब खुसूसियत वाज़ेह हो जाती है या ये खुसूसियत गालिब आ जाती है। जैसे इंसान में मुड़ने वाली जो ज़बान है आपकी, तो ये मुड़ने वाली ज़बान आपकी गालिब खुसूसियत है। और मगलूब खुसूसियत क्या है? ना मुड़ने वाली ज़बान। अगर ज़बान नहीं मुड़ती है किसी शख्स की तो वो बोल नहीं पाता। तो जो लोग बोल नहीं पाते या गूंगे होते हैं उनमें ये मगलूब खुसूसियत गालिब आ जाती है। फिर उसके बाद हाथों पर बाल का पाया जाना, ये भी गालिब खुसूसियत है। हाथों पर बालों का ना होना मगलूब। सियाह और घुंघराले बाल गालिब खुसूसियत, भूरे और सीधे बाल मगलूब। कान का आज़ाद हाशिया होता है हमारे तमाम का, लेकिन किसी किसी का कान का चिपका हुआ हाशिया होता है, ये मगलूब खुसूसियत है। के तजुर्बात के नताइज की वजाहत के लिए झैल की 2 किस्म के मिलाप का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला है यख मखलूती मिलाप का तजुर्बा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का यक मखलूती मिलाप का तजुर्बा हम यहाँ देख रहे हैं। मेंडल ने जो तजुर्बात किए इसमें उन्होंने मुख्तलिफ खुसूसियत की एक ही जोड़ी वाले मटर के पौधों का मिलाप किया। इस किस्म के मिलाप को यक मखलूती मिलाप कहते हैं। खुसूसियत इनकी अलग अलग थी लेकिन एक ही उन्होंने मटर के पौधे लिए, तो इसके लिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस या यक मखलूती मिलाप कहते हैं। यक मखलूती मिलाप के लिए हम ऊंचे और बौने मटर के पौधों की मिसाल लेंगे। देखिए एक शॉर्ट है और एक टॉल है। जो शॉर्ट है उसको स्मॉल डबल टी से जाहिर किया जाएगा, जो टॉल है उसको कैपिटल डबल टी से जाहिर किया जाएगा, और इन दोनों में क्रॉसिंग की जाती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। देखिए सबसे पहले देखते हैं मौरूसी नस्ल P1। ऊंचे और बौने पौधे मिलाप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए मौरूसी नस्ल P1 है। मेंडल ने ऊंचे और बौने पौधों के लिए बिलतरतीब गालिब और मगलूब के अल्फाज इस्तेमाल किए। मेंडल ने ऊंचे पौधों को गालिब कहा क्योंकि ये खुसूसियत अगली नस्ल में तमाम ऊंचे पौधे थे, क्योंकि जब इन्होंने तजुर्बा किया तो जो नई नस्ल तैयार हुई F1 उसमें ये नई नस्ल P1 तैयार हुई तो उसमें तमाम खुसूसियत मौजूद थी जो गालिब में यहाँ बताई गई है। बौने पौधे के लिए मगलूब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि अगली नस्ल F1 में ये पैदा नहीं हुए। ये तजुर्बा पेनेट स्क्वायर तरीके से झेल में दिया गया है। आगे हम देखते हैं पेनेट स्क्वायर किस तरह से। देखिए यहाँ पे बताया गया है मौरूसी नस्ल P1, शक्ली नौयत ऊंचा और बौना। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए
जो डायग्राम नजर आ रहा है। निस्सादी नौइयत क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी जवाजे इनके लिए गए, तो एक टी और इसका और एक टी उसका, दोनों की जो है क्रॉस ब्रीडिंग की गई और फिर इस तरह से एक नया पौधा तैयार हुआ, पहली पसरी नस्ल F1। तो ये कैसे थे, ये इनकी शक्ली नौइयत, ये ऊंचे थे। मोरोसी नस्ल P2 F1 की खुद बारावरी कराई गई और अब यहाँ पर दोनों पौधे ऊंचे ऊंचे थे, ठीक है। दोनों में जो है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लिखा हुआ है। कैपिटल टी गालिब खुसूसियत है, ऊंचाई उसकी, और स्मॉल टी मगलूब खुसूसियत है, वो दब गई यहाँ पर। अब जो है इससे जवाजे मिले, टी एक कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से दूसरी पसरी नस्ल तैयार हुई। और नर जवाजे मादा जवाजे के मिलने से, टी और टी मिलने से ऊंचे पौधे, और कैपिटल टी स्मॉल टी देख सकते हैं आप, वो भी ऊंचे, कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी ऊंचे। लेकिन एक नस्ल जो है वो जो टी टी लिया गया दोनों का, तो एक नस्ल कैसी होगी, अब यहाँ पर बोनी होगी। इस बिना पर मेंडल ने ये ऐलान किया कि खुसूसियत की मुंतकिली के लिए वजह बनने वाले अज्जा जोड़ियों में होते हैं। आज हम इन्हीं अज्जा को जीन के तौर पर भी जानते हैं। गालिब जीन को अंग्रेजी कैपिटल हुर्फ में और मगलूब जीन को छोटे हुर्फ में लिखा जाता है। जीन में जोड़ी ही में पाए जाने की वजह से ऊंचे पौधों के लिए कैपिटल डबल टी और बोने पौधों के लिए स्मॉल डबल टी हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं। जीन की ये जोड़ी जवाजे पैदा होने के दौरान अलहदा हो जाती है, इसलिए टी जुज वाले और स्मॉल टी और कैपिटल टी जुज वाले इस तरह दो किस्म के जवाजे तैयार होते हैं। और फिर उसकी वजह से जो नस्ल तैयार होती है वो आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए पहला यहाँ पर टी बताया गया, एक टॉल है, एक ड्वार्फ है यानी बोना है, ये पेरेंटल जनरेशन है। उसके बाद जो है इनकी मेटिंग कराई गई, दोनों के एक एक जवाजे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब इससे जो है गैमेट्स जो बनेंगे, F1 जनरेशन मिली। ये जेनोटाइप इनका क्या था, ऑल आर टी मतलब, और फेनोटाइप क्या था, सब लंबे थे, है ना। तस्वीर में आप देख सकते हो, गैमेट्स देख सकते हैं आप, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी यानी दोनों भी लंबे थे। अब F2 जनरेशन आई, इसमें फिर मैटिंग हुई तो दोनों के एक एक जवाजे यहाँ मिले और इस तरह से यहाँ पे 4 नए पौधे तैयार होंगे, जिसमें से 3 की खुसूसियत तो ठीक है वो लंबे थे, जबकि एक जो है उसमें बौना पौधा था। तो ये मेंडल का नजरिया था, जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं या मखलूती मिलाप का तजुर्बा से कहा जाता है। अब आप लोगों यहाँ पर एक सरगर्मी है छोटी सी, आपकी किताब में बताया हुआ है कि डीएनए के सालमे का मॉडल बनाइए। तो देखिए डीएनए के सालमे के बहुत सारी पिक्चर्स तो मैंने आपको वीडियो में दिखाई, यहाँ पर भी आप जो है एक 3D मॉडल डीएनए का देख सकते हैं। तो आपको इसमें से जो मॉडल अच्छा लग रहा है, जो आप आसानी से बना सकते हैं, तो घर बैठकर ज़रूर जो है डीएनए के सालमे का मॉडल बनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा इसे बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये इस वीडियो का पार्ट 3 था, इसको देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए, तो आपको ये पार्ट 3 समझ में आएगा। वरना आपको, अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं और आप डायरेक्टली ये देख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकता है समझ में ना आए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। आप जो है सवालात भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह वक्त जब रहा तो उनके जवाब दिए जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ और मिलती रहें, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन, ताकि जो नए आने वाले वीडियो है उनकी इत्तला आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔